गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 3 जिसका पार्ट 3 बस की यात्रा जिसका हमने पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 पार्ट 1 में कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 5 मित्र जो थे वो शाम 4 बजे की बस से इस बस में सफ़र कर रहे थे। बस जो थी वो बहुत ही वयोवृद्ध लग रही थी, एक बूढ़ी महिला की तरह उन्हें लग रही थी। जब वो 5 मित्र इस बस में सवार हुए तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि उन्होंने इस वृद्धावस्था में इसे कष्ट दिया। फिर उनका ध्यान बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ जाता है जो इसी बस में सफ़र कर रहा होता है। तो वह उनसे पूछते हैं कि क्या ये बस चलती है? तो वह कहता है हाँ, अपने आप चलती है। ये सुनकर 5 मित्रों को बड़ी हैरानी होती है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो जाता है, सारी बस हिलने लगती है, ऐसे लगता है जैसे पूरी बस ही इंजन बन गई हो। और लेखक को लगता है जैसे उनकी सीट के नीचे ही इंजन हो। जो खिड़की थी उसके सारे कांच टूटे हुए थे और जो थोड़े बहुत बचे हुए थे उनसे उन्हें बचना था ताकि वो गिरकर उन्हें चोट ना पहुंचा सके, इसलिए वो खिड़की से थोड़ी हटकर बैठे थे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 15। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब आगे बस जब स्टार्ट हो गई, चल पड़ी, तो लेखक को और उन मित्रों को सबको लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की उन्हें याद आई। लेखक को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की जब याद हो आई, क्योंकि शुरू में तो बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरह, जिसमें लोगों ने धीरे धीरे उनका साथ दिया और बाद में उनके साथ जुड़े। 8-10 मील चलने के बाद उनके हिस्सों में जैसे तालमेल बिठा लिया और वे चलने लगे। लेखक को लगा जैसे ये बस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की भांति रही हो, जिस पर गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स लगाने के कारण विरोध किया था। उस समय देश जाति भेदभाव में विखंडित होकर टुकड़ों में बट गया था, लेकिन गांधी जी ने कुशल ड्राइवर की भांति सभी को एक करने का प्रयास करके दांडी यात्रा कर समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेजों को सबक सिखाया। अर्थात बस के सभी टूटे फूटे पुर्जे आपस में भेदभाव भुलाकर सामंजस्य बिठाकर बस को चलाने लगे। और बस ऐसे थी कि जब बस पर बैठे हुए थे, कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाती तो कभी सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जाती, क्योंकि बस के सारे हिस्से जो थे वो टूटे फूटे थे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ये भी आपको प्रश्न आ सकता है कि पहली बार बस कब रुकी, तो इसके उत्तर में लिखोगे कि पहली बार बस पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण रुकी। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अचानक बस फिर रुक गई।
देखने पर पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने क्या किया, एक बाल्टी ली, उसमें सारा पेट्रोल निकाल लिया और एक नली डालकर इंजन में भेजने लगा। नली डालकर मतलब एक बारीक सी पाइप डालकर। अब लेखक उम्मीद करने लगा कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी का जो हिस्सेदार उस बस में बैठा हुआ वह इंजन को भी निकाल लेगा और उसे अपनी गोद में रख लेगा और उसे नली से ऐसे पेट्रोल पिलाएगा जैसे माँ छोटे से बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर उसके मुंह में दूध की बोतल लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने मतलब अच्छा लगने वाले। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना मतलब डुबकी लगाना। एक ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसके उत्तर में लिखोगे क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पेड़ उसकी बस से ना टकरा जाए। अब बस थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। उसकी रफ्तार 15-20 मील हो गई थी, लेकिन लेखक को उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था ब्रेक भी फेल हो सकती है, स्टीयरिंग भी टूट सकता है। आसपास प्रकृति के बड़े ही सुंदर सुंदर दृश्य थे, हरे भरे पेड़, पक्षी, झील, लेकिन लेखक का ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा था। उसे तो हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। उसे लगता कि आने वाला पेड़ उसकी बस से टकरा जाएगा। जब एक पेड़ निकल जाता तो जान में जान आती और दूसरे पेड़ का इंतज़ार करने लगते। आगे बड़ी ही सुंदर झील दिखाई दी, लेकिन उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी बस झील में ना गिर पड़े। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब संयोग। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा मतलब बुढ़िया, क्षीण मतलब कमजोर। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। ग्लानि मतलब पछतावा। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब सुनसान, अंत्येष्टि दाह कर्म या अंतिम संस्कार। अचानक से बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने कई तरकीबें की, कई तरह से देखा कि बस चल पड़े, लेकिन बस नहीं चली। तो बस कंपनी का हिस्सेदार कहता है, हमारी बस तो जी फर्स्ट क्लास है, ये तो कोई संयोग है कि बस बीच में रुक गई। थोड़ी सी चांदनी की रोशनी थी। चांदनी की रोशनी थी मतलब बस शाम को 4 बजे चली थी, तो इस समय पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी आ रही थी। तो चांद की थोड़ी सी रोशनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस ऐसे लग रही थी जैसे कोई बूढ़ी महिला थोड़ा सा चलकर थक कर बैठ गई हो। उन्हें 5 मित्रों को उन्हें पछतावा हो रहा था कि इस बेचारी बुढ़िया पर लदकर वह चले आ रही हैं। अगर इसके प्राणों का यहाँ पर अंत हो गया तो इस सुनसान जगह पर उन्हें ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। इस तरह आज इस पाठ में हम ये पेश करते हैं। इसके जितने भी आपको 1 लाइन 2 लाइन के प्रश्नों के उत्तर बनते हैं, मैक्सिमम निकालने की कोशिश करें पूरे लेसन में। और जो मैंने मुश्किल शब्दों के अर्थ लिखे हैं वो भी आप साथ साथ अपनी पुस्तक पर लिखें और उन्हें याद करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बेटा।